एक बार अपन अपना फ्लो वापस बना लेते हैं। जब भी पढ़ाई करो तो बिना फ्लो के नहीं करनी चाहिए। क्या पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, बिना सोचे समझे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब ही समझा था। वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एग्रीमेंट वर्ड से निकला था। मतलब इसे डिफाइन किया सेक्शन 2H में, एग्रीमेंट डिफाइन हो गया सेक्शन 2E में। जब एग्रीमेंट डिफाइन किया तो दो टर्म सीखी, एक कंसिडरेशन और एक प्रॉमिस। डेफिनेशन ऐसी थी, अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो ये दो टर्म सीखी, इसकी डेफिनेशन सीखने अलग चले गए, इसकी प्रॉमिस की डेफिनेशन अलग सीखी। एक्सेप्टेड ऑफर इज प्रॉमिस, फिर ऑफर भी सीख लिया, एक्सेप्टेंस भी सीख लिया। जब हमने ये सब समझ लिया कि ये हमारा पूरा स्कोप है कॉन्ट्रैक्ट सीखने के लिए, हमें ऑफर पे बहुत डिटेल में बात करनी है, एक्सेप्टेंस पे करनी है, कंसिडरेशन पे करनी है, ये सब पेंडिंग है अपनी। एग्रीमेंट पे काफ़ी सारी बात कर चुके हैं। एग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना जरूरी है। सोशल एग्रीमेंट से काम नहीं चलता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। और डेफिनेशन ये कहती है वो वाले एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं? यस, क्योंकि एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। पहली एसेंशियल कंडीशन है कि एग्रीमेंट हो, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद फिर हमने स्टोरी में और क्या पढ़ा? हमने सेक्शन 10 के बारे में पढ़ा। एक्चुअल में हम पढ़ने क्या बैठे थे कि 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसे टॉपिक ध्यान समझ में आना चाहिए कि हमको कहां से कहां जोड़ना है। ये डेफिनेशन पार्ट या कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक था। उसके बाद फिर हमने सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट 3 तरह के होते हैं, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। जब हम इन तीनों को समझने बैठे तो हमें सबसे पहला सवाल आया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बोले। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 10 प्लस समथिंग पढ़नी पड़ेगी। सेक्शन 10 में 6 चीजें, उसके अलावा 6 चीजें, वो टेबल दिमाग में आनी चाहिए, वो बार बार देख के पढ़ के ही आती है। तो ऐसे इमेजिनेशन बनती जाएगी किताब के साथ। सेक्शन 10 की 6 चीजों पे हमने पहले फोकस किया। सेक्शन 10 की 6 चीजों में पहली चीज क्या थी? एग्रीमेंट, जिसके बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज क्या थी? फ्री कंसेंट, जिसके बारे में भी हम पूरा पढ़ चुके हैं, क्या कहानी होती है, कैसे होती है, आज मैं रिपीट नहीं करूंगा। एग्रीमेंट हो गया, फ्री कंसेंट हो गया। तीसरी चीज थी कैपेसिटी। इसके अलावा भी हैं लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और जिनको डिक्लेयर किया है वॉइड वो वाले ना हो, मतलब नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ऐसे उल्टा बोल देंगे, पहले सोचो उसको क्या बोलना है। हमें बोलना है कि जो डिक्लेयर्ड वॉइड है वो ना हो तो वैलिड है। तो नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड वो रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग। एक आउटलाइन बना के रखी है, अभी डिटेल में तो जाएंगे हम उसके। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्शन है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए जरूरी है, और ये सब एसेंशियल्स कहलाते हैं। मतलब अकेला एग्रीमेंट होना सफिशिएंट नहीं है, पर एसेंशियल है। ये बात को बार बार अपने आप को सिखाया करो। बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, पर अकेला बस एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही जाएगा, ऐसा नहीं है। बिना फ्री कंसेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, पर केवल फ्री कंसेंट प्रेजेंट है तो अब तो वैलिड ही बनेगा। अरे कैपेसिटी नहीं हुई तो? कोई बंदा माइनर है, उसकी तुमने कंसेंट ले ली, उसने दे दी, विदाउट कॉजिंग the consent is received by us without causing undue influence, fraud, misrepresentation, coercion, तो वो फ्री कंसेंट मिल गई, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया? तो यही बात है कि फ्री कंसेंट जरूरी है, सफिशिएंट नहीं है। ये सब मिल जाएंगे तब जाके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मतलब ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम थर्ड एलिमेंट पे चल रहे हैं आज, उसका नाम है कैपेसिटी। यहां तक कोई समस्या है? कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो। कैपेसिटी भी हम एक आउटलाइन तो बना के बैठे हैं दिमाग में। कैपेसिटी में 3 टर्म्स हमें पढ़नी है। कैपेसिटी में एक एज वाली कैपेसिटी है, एक मेंटल एबिलिटी, और तीसरा है रेसिड्यू, कि भाई एक्ट खुद मना कर देता है कुछ लोगों पे, क्योंकि एक्ट एनफोर्सेबल नहीं हो पाता। अगर हम किसी व्यक्ति पे इंडिया का कानून एनफोर्स नहीं कर सकते, इंडिया का लॉ एनफोर्स नहीं कर सकते, तो ऐसे बंदे को अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया तो कोर्ट तो हेल्पलेस है उसके मामले में। एग्जाम्पल के लिए फॉरेन एम्बेसी के लोग, एग्जाम्पल के लिए एलियन एनिमी। तो दूसरी कंट्री तुम्हें सपोर्ट ही नहीं करेगी ना कि तुम अपना लॉ उसके देश के बंदे पे, नागरिक पे एनफोर्स कर सको। एम्बेसी तो वैसे भी हम ये मानते हैं कि इंडिया की टेरिटरी में उसका ऑफिस भले ही है, पर उस एम्बेसडर पे या उस फॉरेन डिप्लोमेट पे इंडिया के कानून अप्लाई नहीं होते, वो फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। अरे पता है ना,
इकोनॉमिक्स में हमने वो टर्म पढ़ा था, डोमेस्टिक टेरिटरी, वो जीडीपी वीडीपी निकालने के लिए उस समय भी ये कहानी समझी थी। तो कैपेसिटी में ये वाले लोगों को भी हमको इग्नोर करना पड़ेगा कि भाई ये इनमें कैपेसिटी, हमने ये बोल दिया लॉ में इनमें कैपेसिटी ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो कैपेसिटी किस में है और किस में नहीं है? सबसे पहले मेजर, ये पॉजिटिव बात हुई कि कैपेसिटी है। साउंड माइंड, कैपेसिटी है और नॉट रिस्ट्रिक्टेड और नॉट इग्नोर्ड बाय लॉ। मतलब वो वाले लोग जिनसे हमें दिक्कत है कि भाई इनके ऊपर एनफोर्स नहीं कर पाएंगे। पहले इस सेंस को समझो कि लॉ ने किस तरह के लोगों को बाहर किया है, तो आराम से उस पर बैठ सकता है चेयर पे, या यहां आ जा। यहां तक कोई दिक्कत? पूछ लो, दिक्कत है तो ठीक है। तो हम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहली मीनिंग पढ़ो इसका, क्या मीनिंग है सब रीड करो। स्क्रीन पे करना है स्क्रीन पे करो, बुक में करना है बुक में करो। कैपेसिटी रेफर्स टू, ये वर्ड सीखना है हमको, कंपिटेंस। ये कंपिटेंस वर्ड सुना है ना पहले भी, एबिलिटी ऑफ द पार्टी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। क्या पार्टीज में एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट बनने की? अगर है तो उनकी कैपेसिटी है। ऐसे हमेशा डिफाइन होगा कैपेसिटी। जैसे वो फ्री कंसेंट के लिए हमने सोचा सुना ना, कॉज्ड बाय दीस। कंसेंट वर्ड के लिए सीखा है कंसेंसस एंड आइडम, सेम थिंग सेम सेंस। जब तक हम ये वर्ड नहीं लिखेंगे हम कंसेंट कुछ भी नहीं समझा रहे। इन्हीं वर्ड से एक्सप्लेन करना है और बार बार आदत में लाना है कि मैं यही वर्ड यूज करूंगा। तो अगर कैपेसिटी समझानी है तो कंपिटेंस ऑफ द पार्टी वर्ड यूज करना है। और कंपिटेंस कब होगा? एक एज पे कंपिटेंस है, एक मेंटल एबिलिटी, उसकी मेंटल साउंडनेस पे कंपिटेंस है, और एक वो किसी एक्ट से डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए कि भैया इस बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। किसी भी इंडियन लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बताता है, पर इसके अलावा भी इंडियन लॉ में अगर ये लिखा है कि ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसमें एबिलिटी नहीं है, इसमें कंपिटेंस नहीं है, तो वो बंदा भी बाहर हो जाएगा। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, हम पता है सेक्शन 10 का पार्ट है, इसलिए ये वाली लाइन लिखी है, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हु इज कंपिटेंट? तो मैंने कहा ना 3 ग्राउंड पे, हमेशा ऐसे स्पेसिफिक सोचना। 3 ग्राउंड पे कंपिटेंसी आती है, एक एज, एक माइंड की एबिलिटी कि वो साउंड है या नहीं, और नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। ये देखो मैं कितना स्पेसिफिक बोल रहा था कि केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, इंडिया का कोई भी लॉ। और लॉ मतलब मैंने क्या सिखाया है? प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट और रेगुलेशंस बाय द अथॉरिटी से। अगर किसी पर्सन को कह दिया कि वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है, ये वर्ड सीखो, डिस्क्वालिफाइड, कि वो क्वालिफाइड ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो भी बाहर हो गया। तो अगर अंदर वाले पर्सन की बात करनी है तो हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा? नॉट डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड वाले बाहर, नॉट डिस्क्वालिफाइड वाले कैपेसिटी में माने जाएंगे, कंपिटेंस माना जाएगा उनका। तो ऐसा व्यक्ति जो तीनों क्राइटेरिया पूरे करता हो, एक नहीं। अगर तुम 18 ईयर्स के अबो हो कि नहीं हो? अभी 18 ईयर्स के अबो हो कि नहीं तुम लोग अभी? हाँ, जो हैं वो, प्लस उनका माइंड साउंड है, और तीसरा वो नॉट डिस्क्वालिफाइड है, तो उनके अंदर कंपिटेंस है क्या करने का? कंपिटेंट पार्टी कहलाएंगे वो सब। मतलब उनमें कैपेसिटी है टू कॉन्ट्रैक्ट। आई मेरी बात समझ आई? और अगर सपोज कोई बंदा हो, जैसे तुम जो 18 ईयर्स के बिलो हैं अभी, तो भैया एज वाले ग्राउंड पे तुम्हारा डिस्क्वालिफिकेशन है, भले ही तुम नीचे के दोनों पॉइंट को वेरीफाई करते हो, माइंड साउंड है और नॉट डिस्क्वालिफाइड हो, तुम किसी भी लॉ के हिसाब से तुम डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, फिर भी तुम कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल केस स्टडी इसी टोन पे आती है। तो हमें आंसर में पहले तीनों बातें लिखनी पड़ेगी और फिर बताना पड़ेगा कि कोई पार्टी पे अगर ये सवाल हो रहा है कि ये कंपिटेंट पार्टी है या नहीं, तो हमको ये तीनों के ग्राउंड पे बताना पड़ेगा, एज वाइज, मेंटल एबिलिटी वाइज, और ये डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पे वो व्यक्ति कंपिटेंट है या नहीं। अगर है तो कैपेसिटी है और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। एसेंशियल एलिमेंट पूरा हो गया। और अगर इसमें से एक भी चीज गड़बड़ हुई तो हम कहेंगे कि वो बंदा कंपिटेंट नहीं है। पहले ऐसा वर्ड लिखना पड़ेगा, कंपिटेंट नहीं है, कंपिटेंट की वजह से बोलो कि कैपेसिटी नहीं है। जैसे मैंने वहां समझाया था कि कंसेंट नहीं है, सीधे नहीं लिख सकते।
पहले बताओ क्या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कंसेंसस एड आइटम नहीं है, तब लिख सकते हो तुम क्या कि कंसेंट नहीं है। ऐसे ही हवा में नहीं लिख सकते हो कंसेंट नहीं है, लिख दोगे तो वो टिक मारेगा, नंबर नहीं देगा। तुम समझे मैं क्या बोला? आंसर जो एग्जामिनर होगा ना वो तुम्हारे आंसर पर टिक मारेगा, बोले ठीक है कंसेंट नहीं है, पर नंबर नहीं देगा। तुम समझे मेरी बात? कौन सी चीज समझाने के लिए किस कीवर्ड से समझाया जा सकता है, इसको पकड़ने की एबिलिटी लाओ। हर एक्ट में जब भी पढ़ो ध्यान दो कौन से कीवर्ड से ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं इसको। जैसे कंसेंसस एड आइटम, सेम थिंग इन सेम सेंस रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये लिखने के बाद बोलो कि कंसेंट है, ऐसे ही मत बोल दो कंसेंट है। इन्हीं वर्ड से डिफाइन हो रही है एक्ट में कंसेंट, और कोई तरीका नहीं है कंसेंट बताने का। उसने एग्रीमेंट कर लिया था, उसने असेंट दे दी थी, ये कंसेंट बोली क्या कि किसी पार्टी ने असेंट दे दी तो कंसेंट हो गई, दो लोगों ने एक साथ असेंट दे दी तो कंसेंट हो गई, ऐसा वर्ड, ये लैंग्वेज, इसका कोई सेंस ही नहीं है। यही बात तो हम पढ़ रहे हैं कि कंसेंट के लिए क्या समझाया है, क्या प्रेजेंट होना चाहिए। फिर फ्री कंसेंट, तो उसको आप बोलो कि वो बिना प्रेशर के ले ली थी इसलिए फ्री कंसेंट है, ऐसा जो लिखेगा उसको नंबर नहीं मिलेंगे, 0 मिलेगा। भले टिक लग जाए कि हाँ फ्री कंसेंट नहीं है, लेकिन समझाने कैसी थी फ्री कंसेंट नहीं है? व्हेन द कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, तो बोलोगे फ्री कंसेंट है, नहीं तो नहीं बोल सकते फ्री कंसेंट है। इस लाइन के बिना तुम्हारे फ्री कंसेंट लिखने का कोई सेंस नहीं है। ऐसे ही जब तक कंपिटेंस ऑफ द पार्टी नहीं लिखो तब तक कैपेसिटी लिखने का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 ग्राउंड पे हमें ये टॉपिक पढ़ना है, बहुत इजी सा टॉपिक है, कोई बहुत क्रिटिकल नहीं है। फ्री कंसेंट तो काफी बड़ा टॉपिक था, मैंने तुम्हें पढ़ाते समय बोला भी था कि अगर एक टॉपिक के ग्राउंड पे देखे तो लगभग कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा टॉपिक में से एक था, और हैं 1-2 ऐसे, बट बाकी सब छोटे होते हैं। जैसे ये मेजॉरिटी, मेजर होने का मतलब है 18 साल से बड़ा, कहां लिखा है ये कि 18 साल से बड़े को मेजर बोलेंगे, 16 साल से बड़े को मेजर नहीं बोलेंगे? ऐसा कहां लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं। कहां लिखा है? नाम देखो, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। कई बार क्या होता है, एक एक्ट दूसरे एक्ट को रेफर करके बता देता है। जैसे बहुत सारे एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस देते हैं, जब जब वो लिखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बना दो पार्टी के बीच में, तो वो सीधा लिख देते हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका मतलब है कि ये जो सब अपन ने पढ़ा ना वो सब बातें लग गई वहां। ऐसे ही अगर यहां मेजॉरिटी समझानी थी और किसी एक्ट में बहुत अच्छे से मेजॉरिटी समझाई है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लगता है कि यार या लॉ मेकर्स को लगा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाते समय कि वो वही मेजॉरिटी अपन को यूज करनी है, तो उनने रेफरेंस डाल के छोड़ दिया, बोल दिया इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से जो एज है वही एज है, तो वहां 18 लिखी है इसलिए हम 18 मान रहे हैं। सीधे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 18 नहीं लिखी है, रेफरेंस से उठा के लाए। वहां पे अगर अमेंड करके किसी ने 16 कर दी ना तो कॉन्ट्रैक्ट की भी क्या हो जाएगी, 16 साल हो जाएगी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो कौन से एक्ट में ये एज है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे बोलता है, इन इंडिया द एज ऑफ मेजॉरिटी इज रेगुलेटेड बाय। बोले इंडिया में जो एज की बात है वो एक ही एक्ट है जो रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब होता है कंट्रोल करना। रेगुलेटर होता है ना पंखे का, क्या करता हूं? कंट्रोल करता है। रेगुलेटेड जैसे अथॉरिटी के लिए हम बोलते हैं, बहुत रैंडम फालतू एग्जांपल लिया था, अब सेंसिबल बताता हूं। जैसे हम बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडी, आरबीआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर बैंकिंग सिस्टम, मतलब वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को क्या करती है, कंट्रोल। ऐसे वोकेबलरी बनती है तो अपन अच्छा भाषा लिख पाते हैं। सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द होल मार्केट सिस्टम, जिसको तुमने कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट पढ़ा है, सेबी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और रेगुलेट वर्ड से ही बने हैं रेगुलेशन, वो जो मैं सिखाता हूं तुम्हें लॉ का एक पार्ट है रेगुलेशन ऑफ अथॉरिटी। तो कंट्रोल करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं और मतलब डोमेन में छोड़ दिए जाते हैं कि जो जो इसकी पार्टी है सब ये नियम फॉलो करेंगे, तो वो नियम का नाम रख दिया रेगुलेशन। तुम वर्ड समझे क्या? हाँ, वो धीरे धीरे ऐसे करके हम अपनी वोकेबलरी को हमें बनाना चाहिए। और ये सब मैं इसीलिए ढंग से सिखा रहा हूं तुम्हें कि सीए फाइनल तक तुम अपनी खुद की एबिलिटी पे पढ़ना सीख लो। ये सिर्फ मैं ये वर्ड नहीं सिखा रहा हूँ कि ये याद हो जाए, याद तो बहुत सारे लोग करके पास हो जाएंगे। अगर तुमने पोटेंशियल बना लिया ना अपने अंदर कि लॉ को पढ़ना सीख गए हो, लॉ को समझना सीख गए हो, कई सब्जेक्ट है जो लॉ पे बेस्ड है, जैसे ऑडिट, वो दिमाग खराब कर देगा अगर तुम्हें लीगल टर्म्स पढ़नी नहीं आती हैं तो।
वो टॉपिक है ही लॉ का, वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लॉ है, वो नियम है जो हमें फॉलो करने हैं। समझ आ रही है बात? एक सब्जेक्ट तो लॉ ही है, कंपनी लॉ है आईपीसीसी में, एक आएगा ऑडिट। दो सब्जेक्ट पूरी तरह से तुम्हारी आज की रीडिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट हो गए हो तुम किसी लाइन को पढ़ के उसका इंटरप्रिटेशन समझने में, और कितनी वोकेबलरी तुम्हारे पास ऑलरेडी है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। समझ आ गई बात? आगे चलो। तो वो कह रहे हैं एवरी पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, डोमिसाइल मतलब रहवासी, शाल अटेन एज ऑफ मेजोरिटी ऑन द कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर। तो इंडियन डोमिसाइल के लिए है 18 साल, फॉरेन की कंट्री के लिए फॉरेन के लोग अपना अपना जो रखना चाहें वो रखें भाई, नॉट बिफोर द एज मेजोरिटी बीइंग 18 ईयर, अ पर्सन लेस देन दैट एज इवन बाय अ डे। साहब बोल दिया उसने, बोले मैं अभी 6 घंटे छोटा हूं 18 साल होने में, 6 घंटे बाद मेरा बर्थडे आएगा, अगला दिन लगेगा। डे से बोला, आवर्स से बोला क्या? सोचो केस स्टडी, क्या बोला मैंने? डे। तुम्हारा बर्थडे आता है 1 अप्रैल, तो तुम माइनर कब तक हो? 31 मार्च तक। 1 अप्रैल लगी 12 बजी, सर मैं पैदा हुआ था शाम को 5 बजे, उससे कोई मतलब नहीं है। 1 अप्रैल लगी, तुम क्या हो गए हो? मेजर। अगर उनको आर्स पे जाना होता ना तो वो ऐसे बोलते हो शाम को 5 बजे बाद मेजर हो गए तुम। लॉ की यही बारीकी होती है, और जिसको ये एकदम समझ 1 सेकंड में समझ में आए कि उसने क्या लिख दिया है, मतलब तुम मैच्योर होना शुरू हो गए हो। तो ऐसे उस पर ध्यान दोगे। मैं अभी तुम्हें पढ़ पढ़ के सिखा रहा हूं इसीलिए कि कैसे बारीकी पे ध्यान देते। तो उसने कहा अ पर्सन लेस देन दैट एज इवन बाय अ डे, इन टर्म्स ऑफ डे टाइम को डिफाइन किया उसने, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स नहीं किया है। आया समझ? तो डे से ही चलोगे। और एक दिन छोटा भी हो, 1 अप्रैल नहीं आई ना, तुम 1 अप्रैल को 18 के होगे ना, 1 अप्रैल के पहले तुम माइनर हो, बात खत्म। 31 मार्च के 11:59 तक भी तुम क्या हो? माइनर हो। समझ आई बात? बात डे से चलेगी। 1 अप्रैल एक डे है, 31 मार्च एक डे है, तो 31 मार्च को तुम माइनर हो, 1 अप्रैल को तुम मेजर हो। कोई डाउट है इस पे? तो वो यही साफ कह रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन that has not achieved the age of 18 year is considered as minor। और minor मतलब उसमें competence to enter into a contract नहीं है, मतलब वो सेक्शन 10 के हिसाब से एक एसेंशियल एलिमेंट गायब है, दैट इज कैपेसिटी। बात समझ में आई? इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। अब वॉइडेबल की कहानी नहीं आएगी क्या सर? एक ही जगह थी, फ्री कंसेंट पे, बस। तो अब तो सब इजी है, सीधा बोलो वॉइड। बात समझ में आ गई? आगे चलो। और वॉइड भी मैंने देखो, अब कल से मैंने एक चीज सिखाई है तुम्हें, कल ही उसकी शुरुआत की थी, आज फिर एक बार उसको इस पे जोड़ के बोलता हूं। वो थी वॉइड भी जब होगा ना तो उसकी टाइमिंग को के हिसाब से वॉइड बोलना सीखो। जैसे जब कॉन्ट्रैक्ट बना उसी दिन से वॉइड है, उसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। ये वही लैटिन टर्म्स है। और वॉइड एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियो मींस इनिशियल से, इनिशिएशन से, स्टार्टिंग से वॉइड है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना वो तभी वॉइड था, वो लीगली इन्फोर्सेबल था ही नहीं। अरे आया समझ? आया? बोलो बोलो। क्या सर माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या वो एग्रीमेंट वैलिड है? एग्रीमेंट की वैलिडिटी की बातें नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किसकी वैलिडिटी की बात करता है? कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये बकवास सवाल है कि एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं है। ये पूछो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है। और अगर माइनर के साथ किया है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, इवन दो एग्रीमेंट वाला एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है, पर कैपेसिटी वाला एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो मेरे आंसर का हिसाब समझे? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए अपना जवाब लॉजिकल एंड पे। तो लॉ इज नॉट फॉर कि रट लो, इसको समझो कि अपन को किसी को जवाब देना है तो किस ग्राउंड पे देना है, और आगे के लिए एज अ प्रोफेशनल पर्सन करियर के लिए हमें ये एबिलिटी होनी ही चाहिए। मेरा जवाब समझ में आया कि नहीं आया? एग्रीमेंट की वैलिडिटी पे तो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि एक्ट केवल कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे बात करता है। एग्रीमेंट तो बन सकता है माइनर के साथ, उसकी वैलिडिटी की बातें मत करो। वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो बन गया, उसके सारी चीजें प्रेजेंट, तो क्या एग्रीमेंट बनने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है? नहीं।
एग्रीमेंट एक एसेंशियल बात थी, लेकिन सेक्शन 10 के हिसाब से कैपेसिटी भी दूसरी एसेंशियल बात है, और कैपेसिटी क्योंकि नहीं है माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कैपेसिटी नहीं है पार्टी में, और इस ग्राउंड पे हम बोलेंगे कि सेक्शन 10 के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, तो क्या है, वॉइड है। कौन सा वॉइड? वॉइड अब इनिशियो, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो, एग्रीमेंट वर्ड के साथ बोल ही नहीं सकते उसको। तो मैं, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आगे चलो, यहां पे लिखा है देखो आ गया वो नीचे वर्ड, अब लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट, पोजीशन ऑफ माइनर। पहला लिखा है कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय। ये विथ और बाय के अंतर क्या है? मैं मेजर हूं, तुम माइनर हो, तो मैं कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इनिशिएशन मेरे हैं, तुम एग्री कर रहे हो केवल, तो मैं कहूंगा कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर मेरी साइड से, और तुम्हारी साइड से कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर। बोले साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसने ऑफर दिया और किसने एक्सेप्टेंस किया और किस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर हो, कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर हो, माइनर अपनी तरफ से आगे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो भी वॉइड, कोई डाउट? और वॉइड कौन सा? एब इनिशियो वाला, ये लिखा है एब इनिशियो। अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, देखो वर्ड बार बार क्या आता है, कैपेसिटी, कैपेसिटी नहीं लिखते हैं, कैपेसिटी तो कंक्लूजन बनता है वर्ड, नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी एग्रीमेंट विथ और बाय माइनर इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एग्रीमेंट इज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड की जगह क्या लिखा है? एग्रीमेंट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। एक्चुअल में यहां पे अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, ये किसकी बात कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, नॉट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो किसी के भी साथ करो, वो वैलिड कब होगा? जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लॉ मेकर्स ने इस चीज का बड़ा घालमेल मचा रखा है, ये मैं तुम्हें समझाना इसलिए जरूरी, नहीं तो तुम बार बार कंफ्यूज होते रहोगे। यहां पे लॉजिकली कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखना था, क्योंकि एग्रीमेंट में तो ना कैपेसिटी चेक करनी। तुम मुझे बताओ सेक्शन 10 एग्रीमेंट पे लगा रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रहे हो? तुम बताओ, उसकी लैंग्वेज में साफ लिखा है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो कैपेसिटी चेक करोगे तो हर बार वर्ड कौन सा यूज होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट? लेकिन वो एग्रीमेंट जैसे नहीं, मैथ्स में कभी कभी करता है वो 10% लिख देता है, फिर हम ही अज्यूम करके चलते हैं ये पर एनम की बात कर रहा है यार, ना भी लिखे तो भी, हाँ या ना? ऐसे ही यहां पे क्या चलेगा अपने दिमाग में? अंडरस्टैंडिंग चलेगी कि बात कैपेसिटी पे हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही हो रही है, भले ही वो वर्ड क्या यूज कर ले, एग्रीमेंट। सेक्शन 10 के रेफरेंस पे बात कर रहा है, मतलब वो बात किसकी कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट की कर रहा है। तुम्हें मेरी बात अभी भी समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वो साफ लिखा है, देखो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी एग्रीमेंट विथ और बाय माइनर इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये जो वॉइड है ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही बोला जा रहा है, एग्रीमेंट के लिए ये टर्मिनोलॉजी ही नहीं है पूरे एक्ट में कि एग्रीमेंट वैलिड होते हैं, वॉइड होते हैं, वॉइडेबल होते हैं। अगर वो पूछ ले तो समझ लो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पूछ रहा है, मतलब वो वाले एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है जो इन्फोर्सिबल है। अरे हाँ या ना? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करे तो उसमें वो वर्ड वही वाला मिलता है ना, इसलिए हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते गलत लिखा है, वो इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट्स की बातें कर रहा है, और इन्फोर्सिबिलिटी पे ही वॉइड और वैलिड बनता है। वो टर्म बनती किससे? वॉइड और वैलिड इन्फोर्सिबिलिटी से। तो एग्रीमेंट की इन्फोर्सिबिलिटी पे बात हो रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। एग्रीमेंट के वॉइड की बात या वैलिड की बात हो रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। कुछ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बाय डेफिनेशन एग्रीमेंट में कहीं कैपेसिटी वेपेसिटी नहीं थी, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, बात खत्म। कॉन्ट्रैक्ट में थी, और कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया था एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एनफोर्सेबिलिटी पे बात हो एग्रीमेंट की, मतलब समझ लो किस पे बात हो रही है। जब वो बोल रहा है एग्रीमेंट इज वॉइड, मतलब समझ लो किसकी बात कर रहा है वो, कॉन्ट्रैक्ट की, एग्रीमेंट की नहीं कर रहा है। नहीं आया अभी भी समझ? ये थोड़ा घालमेल समझ में आया? लैंग्वेज ऐसी ही मिलनी है, तो इसको समझोगे और एक ही दिन में हो सकता है तुम इससे सेटिस्फाई ना हो, पर इसी डायरेक्शन में सोचो तो धीरे धीरे तुम्हें सेटिस्फेक्शन आने लगेगा। मेरी बात समझ में आई? ये इन द लीडिंग केस ऑफ मोरी बीबी धर्मोदास घोष। अब पहले तो
पहला केस लॉ आया है। मैंने तुम्हें लॉ के मीनिंग में अभी तक 3 चीजों का कॉम्बिनेशन सिखाया है। पहला, प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मैं लिखता हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैंने बात की है लॉ की, लॉ का मतलब क्या है, तो सबसे पहला वर्ड है प्रोविजन ऑफ एक्ट। जैसे होता है ना सेक्शन 10, ये क्या है, प्रोविजन ऑफ एक्ट, इसे हम लॉ मानेंगे। प्लस रूल्स बाय एनी गवर्नमेंट, एनी क्यों लिख दिया सर, एसजी भी होती है, सीजी भी होती है, और सब रूल बनाते हैं। और जो नियम उनने बना दिया हमारे लिए वो क्या है, लॉ, नियम फॉलो करना है। नहीं आया समझ। थर्ड, रेगुलेशन बाय अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलना चाहिए प्रॉपरली, पर ठीक है शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी मैं। आरबीआई जो अथॉरिटी है वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, याद है तुमने स्टैट्यूटरी वर्ड पढ़ा है, समथिंग विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ स्टैच्यू। स्टैच्यू मतलब पार्लियामेंट, लॉ, संविधान से बनी हुई चीजें, स्टैट्यूटरी चीजें। आरबीआई एक्ट बना है, वो आरबीआई बॉडी उस एक्ट के हिसाब से चलती है। सेबी एक्ट बना है, सेबी की बॉडी उसके एक्ट के हिसाब से चलती है। अभी तुम दो ही समझते हो इसलिए मैं बार बार दो ही बोलता हूं, और भी बॉडीज हैं ऐसी जो। और सबसे मजेदार बताऊं, आईसीआई की बॉडी, आईसीआई एक्ट से बनी है, कोई गवर्नमेंट सीधे अपॉइंट नहीं करती उसको, कानून का तरीका है, उसकी बुक है आईसीआई एक्ट, उसको फॉलो करके उसकी पोजीशंस बनती हैं, वो लोग रखे जाते हैं उस मैकेनिज्म को फॉलो करके, और वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। और भी ऐसी बॉडीज है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां तक तो तुम समझ गए कि ये तीनों लॉ होते हैं। अब मैं चौथी चीज समझाता हूं, लॉ का एक और इंग्रेडिएंट है। वो क्या है, तुमने सुने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस को रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है भविष्य में, कि फलाने फलाने केस में ऐसा डिसीजन आया था, उसी तरह का केस है तो हमें भी ये मानना पड़ेगा। मतलब पास्ट के जजमेंट्स फ्यूचर के लिए रेफरेंस का काम करते हैं, नियम का काम करते हैं, और वो भी किसका हिस्सा हो जाते हैं, लॉ का। कुछ समझ में आई बात। एक थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स कहानी समझाता हूं तुम्हें, और वो काम की है, बहुत सारी जगह काम आएगी, मैं बार बार बोलूंगा, अभी पहली बार सुनो आज। अगर मैं कैटेगरी बनाऊं कोर्ट की, तो एक होता है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे हमारे सिटी का जो कोर्ट है, और फिर उसके ऊपर होता है हाई कोर्ट, ऐसे सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी कुछ कोर्ट होते हैं, क्या सेशन कोर्ट्स कह सकते हो उनको। तो सेशन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लगभग एक ही बात है, वो डिपेंड करता है कितने एरिया को कवर कर रहे हैं। तो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट के मामले सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के मामलों में अंतर सुनना, अब जो मैं बोलूंगा, जब कोई विवाद है दो लोगों में या कोई मामला है, तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे है या क्वेश्चन ऑफ लॉ पे है। जैसे चोरी हुई, तो चोरी हुई या नहीं हुई, सवाल यह तय होना है कोर्ट में, तो यह हाई कोर्ट जाएगा ही नहीं, कभी जीवन में भी नहीं जा सकता ये केस, अगर इतना ही ग्राउंड है इसका कि चोरी हुई या चोरी नहीं हुई, किसी ने बेईमानी की या नहीं की, फ्रॉड किया या नहीं किया। यह मामला सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट आया, वो फाइनल जजमेंट है, बात खत्म। तुम हाई कोर्ट जाओगे तो हाई कोर्ट तुम्हें एंटरटेन नहीं करेगा, बोले घर जाओ। हाई कोर्ट तुम्हारी बात कब सुनेगा, जब तुम उसके सामने क्वेश्चन ऑफ लॉ प्रेजेंट करोगे। क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब एक्ट का कोई प्रोविजन कंफ्यूज कर रहा है कि इसको कौन सी सजा दी जाए, एक्ट का कोई प्रोविजन कंफ्यूज कर रहा है कि यार ये पनिशेबल ऑफेंस है भी कि नहीं। तुम्हें मेरे सवाल का अंतर समझ में आए कि नहीं आए। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, ऐसा हुआ या नहीं हुआ, इसने किया या नहीं किया, इस तरह के सवालों के जवाब के लिए सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खत्म, इसके बाद नहीं। लेकिन अगर सवाल लॉ पे बन जाएगा उसी केस का, इसीलिए वो हाई कोर्ट में केवल वही अपील सुनी जाती है, जैसे बोलते हैं हाई कोर्ट जा सकते हो, जाओ,
पर तुम्हारी अपील सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी वो इस पे तय होगा कि तुमने जो क्वेश्चन लॉ मतलब कोर्ट में प्रेजेंट किया वो क्वेश्चन ऑफ लॉ बना के किया कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। फैक्ट वाले नहीं सुने जाते हैं। कुछ समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? कितने मामले ऐसे, वो कसाब को फांसी दी थी, वो सेशन कोर्ट नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई सर उसकी, हाँ सुनवाई हुई और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ प्रपोज नहीं कर पाए उस पर। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आपकी सुनवाई होगी, आपने बात रखने जाओ, पर अगर कोर्ट को लगता है, जज को लगता है ये तुम क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बना पा रहे तो मैं सुनूंगा भी नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से ये मामले बाइफरगेटेड है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ को सुनते हैं सिर्फ वो फैक्ट वाले केस लेते ही नहीं है। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सुनवाई करते हैं, मतलब वो बेसिकली इस बात पे काम कर रहे होते हैं कि यार एक्ट में फलानी बात लिखी है, रूल में ऐसा लिखा है, रेगुलेशन में इन्होंने ऐसा लिखा है, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये भी बन रहा है वो भी बन रहा है, कौन सा माना जाए? उनका एनालिसिस इस गेम पे है। इसीलिए उनके आए हुए जजमेंट्स को फ्यूचर में लॉ की तरह ट्रीट किया जाता है। अभी तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? प्रीवियस जजमेंट्स बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। एक स्क्रीन शायद पॉज हो गई है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं? पूछो कि क्यों इसको लॉ का हिस्सा बनाया गया। अभी मैंने एक बार सुना है, तुम्हें इसको मैं बार बार जब तुमसे रेफर करूंगा ना अलग अलग जगह, तो तुम्हें समझ में भी आने लगेगा और तुम इसको अंडरस्टैंड भी करने लगोगे कि क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स को ही हम रेफरेंस के लिए फ्यूचर में रख सकते हैं। ये सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले नहीं आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो, अब मैं एक कहानी और समझाता हूं, छोटी छोटी बातें हैं, पहला दिन रहता है तो थोड़ा सा कोई भी टॉपिक पे अपन बहुत सारी बातें सीखते हैं। एक पर्सन होता है प्लेंटिफ, ये वर्ड सुनोगे तुम, प्लेंटिफ, स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है कोई बात नहीं, और डिफेंडेंट, आरोप लगाने वाला और जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो अपना डिफेंस करने वाला। जब कोई केस लिखा हुआ मिले ना तुम्हें, तो वो केस का जो मेन हेडिंग होता है वो बहुत कुछ बता रहा होता है। जैसे ये मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, हमेशा प्लेंटिफ आगे लिखा जाएगा, तो केस लगाया होगा मोहरी बीबी ने, किसके खिलाफ लगाया होगा? धर्मोदास घोष के खिलाफ लगाया होगा। समझ आई मेरी बात? और ये मामला कहां सुलझा होगा पक्का? ये अगर हमें रेफरेंस में मिल रहा है या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। आगे इस केस में नहीं लिखा है, तुम आगे अभी पढ़ोगे, कई सारे लॉ पढ़ोगे तो तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट, जजमेंट बाय हाई कोर्ट। बात समझ में आई? तो इन द लीडिंग केस ऑफ दिस, क्या सर हमें ये केस का नाम याद रखना है? मैं बताऊंगा जिस केस का नाम तुम्हें याद रखना है, वो वाले केस हैं जिनके नाम तुम्हें याद रखना है। जैसे कंपनीज एक्ट में तुमने याद रखा है सोलोमन वर्सेस सोलोमन, वो रिची वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हाँ, वो थी ना वो वेगन्स, और वो उसने अपने बियॉन्ड जो है एओए एमओए काम कर दिया था, अल्ट्रा वायरस एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो जहां आएंगे तब मैं खुद बताऊंगा कि ये वाला पकड़ के रखो केस। और वो कैसे होता है? रिपीटेड रूप से उस कंसेप्ट को बोलने और उस केस को उस समय बोलने से, रटने से नहीं। बार बार दिमाग में लाओ और उस केस लॉ का नाम लेके आओ तो तुम्हें ये समझ में आएगा। ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल जो है सोलोमन वर्सेस सोलोमन है, अल्ट्रा वायरस एक्ट जो है वो क्या नाम था उस केस का बता? हाँ, एशबरी वर्सेस समथिंग समथिंग, अरे हाँ या ना? तो ऐसे हो जाते हैं। आगे चलो, मिस्टर डी। अब ये केस की कहानी है थोड़ी समरी में, पूरा केस नहीं लिखा है, थोड़ी हमें समझने के लिए। एक मिस्टर डी हैं जो कि खुद माइनर हैं। मॉर्गेज करने का मतलब होता है गिरवी रखना। अ हाउस फॉर 20,000, उसने उधारी ली 20,000 रुपए की और अपना घर गिरवी रख दिया टू अ मनी लेंडर, बट द मॉर्गेज
दैट इज मनी लेंडर द मॉडगेगी। अच्छा, ये मॉडगेगी मॉडगेगर, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बताया ना, दो लोगों के बीच में बात चल रही होती है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, इसी टोन पे क्या बनेगा, मॉडगेज करने वाले दो लोग, दो पार्टी, एक गिरवी रखने आया है और एक के पास गिरवी रखी गई है। तो प्रॉपर्टी जिसकी तरफ से मूव करेगी वो OR और जिसकी तरफ जाएगी वो EE। अरे पेयर पेई, प्रॉमिसर जो प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिसी जिसके पास गई, यही उसकी तरीका है। तो मॉडगेगी मतलब किसकी बात हो रही है, लेंडर की, जिसके पास प्रॉपर्टी गई। तो ये कह रहे हैं बट द मॉडगेगी दैट इज मनी लेंडर हैज पेड हिम 8,000। उसने प्रॉपर्टी कितनी उधारी के लिए मांगी थी, मॉडगेज की थी 20,000 के लिए, और मॉडगेगी ने उसको केवल कितने पैसे दिए हैं अभी, 8,000। सब्सिक्वेंटली माइनर हैज फाइल्ड अ सूट, कोर्ट कौन चला गया, माइनर, और वो बोल रहा है माइनर जाके ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। कैंसिल तो तब हो जब कोई चीज एग्जिस्ट करती हो, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो कौन सा वॉइड था, वॉइड एब इनिशियो। ये वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है कोई चीज कभी के एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं। वॉइड के दो टाइमिंग होते हैं, एक पहले दिन ही वॉइड है, पहले दिन से ही वॉइड है, मतलब वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया, और एक सुपर विनिंग वॉइड होता है, मतलब कि बाद में वॉइड हुआ, मतलब जब बना था तब ठीक थी कोई चीज, बाद में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से या इलीगलिटी की वजह से, दो ही रीजन होते हैं बाद में वॉइड होने के। मैंने एक एग्जांपल तुम्हें कल परसों ही बताया था कि किसी कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट करना किसी एरिया में बैन हो गया, जैसे हमारे यहां अल्कोहल बैन हो गया अगर सपोज, तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब ये बैन नहीं आया था, तो तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। ये बैन आते से अपने आप वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, वॉइड। तो इस वॉइड को हम वॉइड एब इनिशियो नहीं बोल सकते। फिर ये वॉइड क्यों हुआ, रीजन देना पड़ेगा, इलीगलिटी की वजह से, क्योंकि नियम के विरुद्ध हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। नियम आ चुका है, कुछ समझ में आई बात कि नहीं आई, बोलो। तो वॉइड एब इनिशियो भी होता है, सुपरविनिंग वॉइड भी होता है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं, तो ये कैंसिलेशन का सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट ने ये बोला, कोर्ट बोला कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है। बात समझ में आई? और साफ बोल दिया। देखो मजेदार लाइन उसके आगे लिखी है, हेल्ड का मतलब है जजमेंट। यहां पे हेल्ड का क्या मतलब निकलेगा, जजमेंट। उसका ऑर्डर क्या आया, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज मिस्टर डी इज माइनर। रीजन बनाया माइनर है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड। एंड बोलो, सुनो ये बहुत मजेदार है, ही इज नॉट लाइबल टू पे एनीथिंग टू लेंडर। लेंडर को उससे कुछ भी रीपे करने की जरूरत, अगर ये 8,000 रुपए खा गया है ना माइनर, तो हम उसकी प्रॉपर्टी से भी नहीं ले सकते। क्या समझ में आई बात? ही इज नॉट लाइबल। कुछ समझ में आ रही है बात की नहीं आई? अभी देखो आगे में इस कहानी में अपन बहुत सारी बातें करने वाले हैं माइनॉरिटी की पोजीशन पे। तो क्या ये केस याद रखने का है सर? नहीं, कुछ भी उसमें याद रखने का नहीं है, ना वो केस का नाम याद रखने की जरूरत है तुम्हें। बस वो केस इतना बता रहा था, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। नो रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन लिखा है कि रेक्टिफिकेशन लिखा है? एक ही बात होती है कि अलग अलग बात होती है? रेक्टिफाई करने का मतलब कोई एरर हो या गलती हो गई है उसको हम सुधार रहे हैं, करेक्शन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि गलती तो वहां भी हुई है पर उधारने के बाद मत करो, अलाउ कर रहे हैं। मेरे एजेंट को मैंने परमिशन दी थी 2 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन करना किसी से भी उधारी के, उसने 2.5 लाख के कर दिए। अब मैं उसे अलाउ कर सकता हूं कि ठीक है 2.5 लाख कर लिए तो ठीक है, या मैं उसे मना कर सकता हूं कि वो मैं सब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मानूंगा। सुधार कहीं नहीं आया वर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब मैं उसे उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाना अलाउ कर दूंगा तो मैं क्या कहूंगा, रेटिफाई कर दिया। जब हम किसी भी व्यक्ति को उसको एक लिमिट सेट कर दी थी, उस लिमिट को वो क्रॉस कर गया,
पर हमारी कैपेसिटी में है कि यार वो फाइनल लाइबिलिटी एज अ प्रिंसिपल मेरे पे आनी है। ऐसे ही ये वर्ड शेयर होल्डर वाली कहानी में यूज होता है अल्ट्रा वायरस में, रेटिफिकेशन, कि डायरेक्टर को हमने कैपेसिटी तय कर दी उनकी एमओए एओए से, उस कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके वो कोई काम कर गए। देखो एमओए के बियॉन्ड चले गए ना, तो उसको तो हम भी रेटिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एमओए के बियॉन्ड कंपनी कुछ कर ही नहीं सकती, उसके आइडेंटिटी के बाहर हो गया है वो, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस टू एमओए। वो तो रेटिफिकेशन हो ही नहीं सकता, सारे शेयर होल्डर सहमति में गर्दन हाँ हाँ हिलाए तो भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? लेकिन एमओए के अंदर है, मतलब विद इन द कंपनीज कैपेसिटी है, लेकिन ऐसे कोई अमाउंट की लिस्ट, जैसे मैं कहूं हमारी कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस में थी, उसने आयरन परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमारे मेन ऑब्जेक्ट और अदर ऑब्जेक्ट्स में वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम आयरन में डील कर सकें, तो ये तो बियॉन्ड एमओए चला गया, ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है। और तुम्हारे ज्ञान के लिए याद दिला दो तो 2 डॉक्ट्रिन काम कर रहे होते हैं इस पे, एक डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और एक डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बाहर वाले को पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी। यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ही लगेगा, इंडोर मैनेजमेंट लग ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई मिसमैनेजमेंट नहीं था कंपनी के अंदर। मेरी बात समझ में आई? लेकिन अगर कहानी ये होती कि भैया टेक्सटाइल बिजनेस हमारा पर्पस था, उसी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन एओए में साफ लिखा था कि जो डायरेक्टर की बोरोइंग कैपेसिटी है वो लिमिट है 25 लाख रुपए तक, और वो बैंक से 30 लाख रुपए बोरो करके बैठ गए कॉन्ट्रैक्ट में। बैंक के पास साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या 30 लाख बोरो करने का। अब उन्होंने एओए को तोड़ दिया है क्योंकि हमने उनकी लिमिट सेट करी थी, पर कंपनी बोरो कर सकती है, कंपनी की कैपेसिटी में तो था, पर एओए के हिसाब से बियॉन्ड चला गया। तो यहां पे शेयर होल्डर अपनी एक जनरल मीटिंग बुलाएंगे और उसको रेटिफाई कर देंगे। रेटिफाई कर देंगे मतलब अलाउ कर देंगे। तो जब भी हम, जैसे मैंने एक एजेंट वाला एग्जांपल दे दिया और एक कंपनी वाला एग्जांपल दे दिया, दोनों में कॉमन बातें क्या थी कि कोई व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रहा है, पर वो हमारी कैपेसिटी के अंदर है। एज अ प्रिंसिपल हमारा एजेंट अपनी कैपेसिटी में जो हमने उसको बोला था उसके बियॉन्ड चला गया, पर मैं 2.5 लाख भी पे कर सकता हूं, दैट इज ओके, तो मैं उसे रेटिफाई कर दूंगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये रेटिफाई वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको, इसमें ये समझो कि यहां पे बात हो रही है रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी बनती है इसकी। वो कहानी ऐसी है, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझता था, तो मैंने क्या किया, तुम अभी 18 साल से छोटे हो, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी करूंगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में वर्ड है, तो मैं एक काम करता हूं, तुमको बहला फुसला के एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं, अभी लिखवा तो तुमसे अभी ले लेता हूं, साइन भी अभी कर लेता हूं, और इस कॉन्ट्रैक्ट को छुपा के रखूंगा। अभी तुमसे परफॉर्म नहीं कराऊंगा, क्योंकि परफॉर्म कराने जाऊंगा तो कोर्ट में वो वॉइड हो जाएगा। तुम्हारी इंतजार किया, मुझे पता, वेट किया, तुम्हारा 18th बर्थडे कब आ रहा है, तुम्हारा 18th बर्थडे आ गया, उसके बाद मैंने तुमसे कहा ये देख तूने साइन करे, चलिए परफॉर्म कर। अब तो तुम मेजर हो और तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या अब मैं तुमसे परफॉर्मेंस ले सकता हूं? सवाल ये आता है, कौन रोकेगा? ये वाला पॉइंट लॉ में साफ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई मतलब क्या? फिर वर्ड बोलो, अलाउ। भाई अलाउ तो वो चीज हो जो एग्जिस्ट करती हो। माइनॉरिटी में किए हुए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होते हैं। वो कितनी गहरी बात है, इस बात को समझो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो तुम उसको अलाउ किसको कर रहे हो? जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको अलाउ कैसे करोगे? कुछ समझ में आई बात? वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो एब इनिशियो उसका आंसर है इस बात का कि माइनॉरिटी में एंटर किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, मींस कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, और जो चीज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता। ये है इसका लॉजिकल आंसर। इस वजह से हमारे केवल फीलिंग पे नहीं चलता है लॉ, अरे ये गलत लग रहा है इसलिए इसको मना कर दो ना, जस्टिफाई करना पड़ेगा। और लॉ मेकर को इसलिए लॉ में इतने सोच समझ के ड्राफ्टिंग करनी की कोशिश करते हैं वो, कि समेट पाए चीजों को, और जहां पे वो नहीं समेट पाते वहां पे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको इंटरप्रेट करके बताते हैं कि इस इंटेंशन से लिखा गया है, भले वो लिटरल सेंस ये ना दे रहा हो।
आया, समझ आया? अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई, तुमने जो माइनॉरिटी के दौरान कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया था, एग्रीमेंट कर लिया था, इवन अटेनिंग मेजॉरिटी, जब तुम मेजॉरिटी मतलब 18 साल से बड़े भी हो जाओगे तो ओरिजिनल एग्रीमेंट जो था वो तो वॉइड एब इनिशियो था। देखो वर्ड आ गया ना, एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। रीजन क्या आया, क्यों नहीं कर सकते रेटिफाई? क्योंकि वो तो वॉइड एब इनिशियो था, और वॉइड एब इनिशियो का मतलब मैंने तुम्हें समझा दिया, वहां इतनी डिटेल वो लिख नहीं रहा है। द एग्रीमेंट डजंट एग्जिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता वो वाला। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो एग्रीमेंट वॉइड ही था, और एग्रीमेंट वॉइड ही था तो आप रेटिफाई किसको कर रहे हो भाई? रेटिफाई वर्ड का मतलब तो होता है अलाउ करना। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको अलाउ कैसे करोगे? वो एग्जिस्ट तो होना चाहिए। साफ लिखा है वो वॉइड एग्रीमेंट था और वो इसलिए कभी रेटिफाई नहीं हो सकता। इसका एक एग्जांपल लिखा है, इसको भी रीड कर देते हैं। एक्स अ माइनर, एक्स एक माइनर है, मेक प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट मतलब वो BR बिल पेबल वाली बात है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की टर्म है ये प्रोमिसरी नोट। आई प्रॉमिस टू पे अंकित सर सो एंड सो अमाउंट, तो ये तुमने क्या बनाया? प्रोमिसरी नोट। खुद ही साइन करोगे इस पे। और BR बनाता तो मैं बनाता, यू हैव दिस मच अमाउंट ड्यू फ्रॉम ऑन मी, प्लीज पे दिस अमाउंट बाय दिस डेट। ये जो मैंने बोला ये था BR, साइन इस पे भी तुम ही करोगे, तो इसको तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि लिखावट मेरी है। प्रोमिसरी नोट तुमने खुद ही लिखा है, तुम खुद ही साइन कर लोगे। अंतर समझ में नहीं आया? एक ही बात चल रही है, तुम मुझे पैसे दोगे दोनों एग्जाम्पल में, पर एक पेपर कहलाएगा प्रोमिसरी नोट और एक पेपर कहलाएगा बिल रिसीवेबल। समझ आई बात? यहां पे लिखा है एक्स जो कि माइनर है, उसने प्रोमिसरी नोट दिया वाई के फेवर में ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी, और साफ लिखा उस प्रोमिसरी नोट पे कि मैं पैसे कब दूंगा, ऐसा। ही कैन नॉट रेटिफाई, क्या वो इसको रेटिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता। इफ ही मेक अ न्यू प्रोमिसरी नोट, क्या 18 साल के बाद वो एक नया प्रोमिसरी नोट बना सकता है? हाँ बनाओ। और क्या वो वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। लेकिन उसे ये मत बोलो कि मैंने इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन बनाया है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट तरीका हो गया रेटिफिकेशन का, है ना। एक और डेढ़ शाना आया, वो बोले एक काम कर, लिख पुराने प्रोमिसरी नोट के बदले में मैं नया बना रहा हूं। अब नया तो तू आज ही बना रहा है, तो ये वैलिड हो जाएगा क्या? वो बदले वाली बात अगर तुमने लिखी ना तो ये भी इनवैलिड है, क्योंकि ये भी क्या हुआ? रेटिफिकेशन हुआ। अरे कुछ समझ में आई मेरी बात की नहीं आई? तुम नया टर्म बनाओ, अपना नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, उसको कहीं भी रिलेट मत करो वो पुराने वाले से, पुराने वाले प्रोमिसरी नोट से। करोगे तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया? आपने और फॉर्मल और लीगल तरीके से क्या बना दी, क्या कर दिया? रेटिफिकेशन कर दिया। अरे बात समझ में आई? सिर्फ मोड चेंज हुआ है रेटिफिकेशन का। बोलने वाली बातों के बजाय आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे उतर आए, पर कर तो वही रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही लिखा है, इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन को अंडरलाइन करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो इन नया वाला एक जो प्रोमिसरी नोट है वो सब्स्टिट्यूट है पुराने वाले का, वो भी वॉइड। कोई डाउट? ये कंसिडरेशन वाली बात क्या लिखी है अभी? थोड़ी सी कंसिडरेशन वाली बात को छोड़ो, वो समझ में आ जाएगी बाद में तुम्हें। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन पे एक जनरल रूल चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड। अगर मुझे कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। एक बार बोल दिया, अभी पूरा चैप्टर पढ़ेगा अपन इस पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना जरूरी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ फ्री कंसेंट होना जरूरी है, वैसे ही कंसिडरेशन होना जरूरी है। अगर किसी पार्टी का कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। कंसिडरेशन के ग्राउंड के बिना ही बता रहा हूं मैं, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। कोई डाउट? आगे चलो। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी। ये तीनों टॉपिक आज नहीं पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, ये वाला भी कल
नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नो इंसॉल्वेंसी। माइनर के कहानियां हम अभी एक साथ एक ही दिन में नहीं पढ़ने वाले। अभी तो मैंने माइनर शुरू किया है और एक दो बातें पढ़ी अभी तक अपन ने ओवरऑल माइनर पे। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड एब इनिशियो होता है, बात खत्म। दूसरा, एग्रीमेंट एंटर्ड विथ माइनर ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। तो क्या ये रेटिफिकेशन पॉसिबल है? आंसर इज नो। वो रेटिफाइड कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है? वॉइड। इतना ही बताया मैंने। इसकी बात बी पॉइंट पे आ जाओ। माइनर अभी चलेगा। बी पॉइंट देखो कितना छोटा और इजी। पर्सन ऑफ साउंड माइंड का बंदा ही कंपिटेंट है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। According to Section 12 of the Indian Contract Act, a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if, at a time when he make it, capable of understanding it. ये लिखे बिना तुम साउंड माइंड नहीं समझा सकते। सेक्शन 12 स्पेसिफिकली बता रहा है कि साउंड माइंड क्या है। तुम्हारे मन की बातें नहीं चलेंगी। क्या बताया उसने? इफ से सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाकी तो सब कनेक्टिंग बात है कि अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड। मेन बात चालू थी इफ। एक व्यक्ति को साउंड माइंड का कब माना जाएगा? एट द टाइम व्हेन ही मेक इट इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। ये पहली बात है। दूसरी बात भी है, एंड लिखा है, and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। पहली बात तो थी तुमने उसे समझा, और एंड के बाद लिखा है इस कॉन्ट्रैक्ट के जो असर तुम्हारे इंटरेस्ट पे आएंगे उसका तुम एक रैशनल जजमेंट लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। रैशनल, सेंसिबल। रैशनल वर्ड का मतलब होता है सेंसिबल। तो अगर मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो तुम साउंड माइंड के कब कहलाओगे? दो बातें, एक तो तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझ पा रहे हो और उसका एक रैशनल जजमेंट लगा पा रहे हो कि तुम्हारे इंटरेस्ट पे वो कैसे इफेक्ट करेगा। तुम्हें फायदे होंगे उससे, नुकसान होंगे, क्या चांस बनते हैं, इस चीज का जजमेंट भी लगा पा रहे हो और इस चीज को समझ भी रहे हो। ये दो वर्ड अगर हम ना लिखें तो हम साउंड माइंड नहीं समझा रहे, चाहे जो समझा रहे हो तुम। फिर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने? दो वर्ड से बना है, रटने की जरूरत नहीं है। एक कौन सी बात? अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे भी लिख दो तो चल जाएगा, पर ये बात लिखो, एक पर्सन जिसमें कैपेसिटी है अंडरस्टैंड करने की, और दूसरी बात लिखो उसमें कैपेसिटी है रैशनल जजमेंट लगाने की कि उसके इंटरेस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा। ऐसे उसको बार बार अपने लिए बोलोगे तो ये दो ही वर्ड अपने आप लिखोगे। फिर भले ही ये डिक्टो नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये अंतर बोलता हूं बार बार, समझ में आई बात? लेकिन इसके अलावा तुम कोई और सेंस बना के समझा रहे हो कि ये व्यक्ति साउंड माइंड का है तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। ग्राउंड यही दो चाहिए, अंडरस्टैंडिंग और रैशनल जजमेंट। क्या बात समझे? अब इसमें सबसे कम का वर्ड कौन सा है पता है? बताओ, अंडरस्टैंडिंग या रैशनल जजमेंट या कोई और? पूरे प्रोविजन में सबसे कम का वर्ड क्या लगता है तुम्हें? क्या होगा? सबसे कम का वर्ड है एट द टाइम। कौन सा है? एट द टाइम। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है? एक पर्सन जो कभी कभी पागल रहता है, कभी कभी ठीक हो जाता है, तो एट द टाइम ऑफ हिज ल्यूसिड इंटरवल्स। ल्यूसिड इंटरवल का मतलब होता है समझदारी का टाइम। और एट द ल्यूनेटिक पर्सन, इवन अ ल्यूनेटिक पर्सन कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला मैंने? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ल्यूसिडिटी, एट द टाइम ही इज इन अ ल्यूसिड इंटरवल। जब वो समझदारी के सेंस में था, जनरली वो पागल रहता है,
तो ल्यूनेटिक पर्सन भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है अगर उसने साहब बोला टाइमिंग देखो जब वो व्यक्ति एंटर किया था। ऐसे लोग होते हैं ना कि अब सपोज कोई व्यक्ति अब बहुत बीमार है परफॉर्मेंस के समय, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब किया था तब वो बीमार नहीं था। ज्यादा बीमारी में भी देखो ना, दो ही चीज तो इफेक्ट होगी, एक चीजों को समझने की क्षमता और एक अपने इंटरेस्ट पे कैसे इंपैक्ट आएंगे उसका रेशनल जजमेंट लगाने की क्षमता। बार बार इसी पे समझाना है। तो कोई व्यक्ति इल हो जाता है तो उसकी ये दो क्षमताएं चली जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो अनसाउंड माइंड का है। जब वो इल वाली स्टेट में है, ये टाइम कौन सा है, जब वो बहुत इल है तब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, अनसाउंड माइंड होने की वजह से। लेकिन अगर वो इल नहीं है तो उसके पास ये दोनों क्षमता है तो वैलिड। कुछ समझ में आया कि ऊपर से गया? ड्रंकन स्टेट, एल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया या कोई भी तरह का उसने ऐसा नशा कर लिया कि भाई वो अपने अंडरस्टैंडिंग और जजमेंट वाली स्थिति में नहीं है, उस समय उस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया। एक व्यक्ति अल्कोहल लेके, तुमने बोला ये बढ़िया आदमी है, इसको बुलाओ, उसको पार्टी दी तुमने, उसने खूब अल्कोहल कंज्यूम किया, उसके बाद तुमने उससे साइन ले लिया उसके जैसे एग्रीमेंट पे चाहिए थे तुम्हें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। किस ग्राउंड पे? ऐसे मत बोलो कि ये तो गलत है, कैसे बताना पड़ेगा? वो व्यक्ति उस समय अनसाउंड माइंड का था। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, दो वर्ड के साथ, he is not able to he is not in the capacity to understand the contract or make a rational judgment regarding his interest. That's why he is considered as a person of unsound mind. और unsound mind होने की वजह से फिर कनेक्ट करो इसको, he is not competent to contract, फिर उसको कनेक्ट करो as per section 10 capacity is missing, उस ग्राउंड पे फाइनल बोलो कॉन्ट्रैक्ट इज void। आया समझ? आया? ऐसे डॉट, इसलिए रोज बोल रहा हूं चार्ट बनाओ, बनाओगे उतने, तुम्हें लगता है वो हम सीख गए हैं, नहीं सीखे अभी, उसे बनाओ, बार बार बनाओगे तो तुम्हें उसके अंदर के कनेक्शन समझ में आने शुरू होंगे, उतने वर्ड जो हैं वो इजी हो जाएंगे तुम्हारे लिए। आगे देखो, अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, ये वही वाला पर्सन है, कैसा? इसको इंग्लिश में बोलेंगे ल्यूनेटिक। जनरली वो पागल रहता है, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, बट ओकेजनली, लेकिन कभी कभी। देखो यूजुअली वर्ड को कितना अच्छे समझना चाहिए लॉ में, जब लिखा हो ना यूजुअली, यूजुअली मतलब आमतौर पे, मतलब ज्यादातर, मतलब जनरली, और जनरली तो मैंने तुमको 11 से सिखाना शुरू किया है। यूजुअली जनरली एक ही बात है, जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बट नॉट ऑलवेज। अरे याद आया कि नहीं आया? जनरली वर्ड का मतलब ये होता है, यूजुअली का भी यही होता है। The person who is usually of unsound mind, occasionally of sound mind, may make a contract when he is sound mind. फिर तुम वो वाला बकवास सवाल पूछना चाहिए तुम्हें अभी कि सर कोर्ट में कैसे पता चलेगा? फिर मैं तुम्हें वही घिसा पिटा जवाब देता रहूंगा तब तक जब तक तुम इस बात को समझने नहीं लगो कि ये ऐसा होगा। ये डिसीजन ही तब हो रहा है जब ये फैक्ट पे प्रूव हो चुका है कि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो साउंड माइंड का था, क्योंकि अगर फैक्ट पे ये प्रूव हो गया कि वो अनसाउंड माइंड का था तो वॉइड है। ये तुम्हारी चिंता नहीं है कि ये प्रूव कैसे होगा, अगर ये चिंता पालनी है तो लॉ करो, लॉयर बनो, फिर ढूंढो कि एविडेंस कैसे ढूंढे जाते हैं, कैसे बताए जाते हैं, कैसे ओपिनियन बनाए जाते हैं, ये तब सीखना। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें लॉयर नहीं बनना है, हमें भी फैक्ट्स ढूंढने होते हैं बुक्स में से, और उस फैक्ट्स पे अपना जजमेंट देना होता है कि ये ऐसा मिला है इसलिए ऐसा होगा, ऐसी रिपोर्टिंग बना के देनी होती है। जज क्या करता है? एक रिपोर्ट ही तो बनाता है, उसका ऑर्डर क्या है? रिपोर्ट ही तो है कि ये मिला, इस आधार पे ये प्रोविजन लगता है, इसलिए ये कंक्लूजन है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें भी बुक्स ऑफ अकाउंट दे दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, तुम भी सब लोगों से सवाल जवाब करके एक रिपोर्ट बनाओगे और शेयर होल्डर को दे दोगे कि मुझे ऐसा ऐसा मिला, उस हिसाब से ये जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट है ये ट्रू और फेयर व्यू देते हैं कि नहीं देते हैं, ये रिपोर्ट। कुछ समझ में आएगा? हमारा काफी काम मिलता जुलता जज से, और लॉ पढ़ते समय हमें ऐसे समझना चाहिए, वकीलों को भी ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि उनके लिए पढ़ाई अलग है, बट उनकी एक टेक्निक अलग होती है कि भाई वो ये बात है, वो एविडेंस में घुसने के, यार ये मैं प्रूव कैसे करूंगा। हमारे लिए वो कोई काम की बात नहीं है। हमें एग्जाम में भी क्वेश्चन में फैक्ट मिलेगा, उस फैक्ट पे जजमेंट देना है कि अगर ये फैक्ट है तो ये रिजल्ट है। अगर अनसाउंड माइंड का था
तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, साउंड माइंड का था तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। आया, समझ आया? आगे चलो। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। अब रिवर्स कर दी उसने। सर ऐसा कौन सा वाला केस होता है? अरे वो ड्रंकन वाला केस तो यही होगा ना, वो ऊपर वाला ल्यूनेटिक वाला केस था, ये ड्रंकन वाले लोगों का हो गया कि यूजुअली तो वो क्या है, साउंड माइंड में, ओकेजनली अनसाउंड माइंड में। तो उन्हें कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर, वो कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं कर सकते? जब वो अनसाउंड माइंड गए हैं। आई होप मेरी बात समझ में आई। अ पेशेंट इन अ ल्यूनेटिक असाइलम, पागल खाने में रखा हुआ है, हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड, कभी कभी किसी किसी दिन उसे सेंस आ जाती है, मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स। ये प्रूव कैसे होगा? ये डॉक्टर जाने, उसका हॉस्पिटल जाने, जज जाने, वकील जाने, अपने को कोई लेना देना। पर अगर ये प्रूव हो गया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। नेक्स्ट, कब? उस समय जिस समय वो साउंड माइंड का था। अ सेन मैन, सेन मतलब समझदार, डिलीरियस फ्रॉम फीवर, परेशान हो रहा है बुखार में, और हु इज सो ड्रंक, या फिर एक ड्रंकन व्यक्ति, हैड कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो लॉजिक समझाने लगा, ऊपर हमने बोला था ना, या तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देखो समझाने के लिए यही वाला वर्ड लाया कि नहीं। दूसरा क्या लाया? रेशनल जजमेंट नहीं ले सकता एज टू हिज इंटरेस्ट, देयरफॉर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये डिलीरियम, ये वर्ड समझ लो, और ड्रंकननेस, ये स्टेट ऑफ माइंड है। ड्रंकननेस स्टेट ऑफ माइंड, डिलीरियम, डिलीरियस, परेशान हो रहा है, तड़प रहा है, दुखी हो रहा है बुखार में, वो है डिलीरियस। नहीं तो तुम तो यहीं उलझे रह जाते, ये वर्ड का मीनिंग नहीं आता, अब तो हम इसको सीख ही नहीं सकते। वो स्मार्टफोन काय के लिए दिलाया तुमको? व्हाट्सएप देखने के लिए, रील्स देखने के लिए। आदत डालो ये सब चीजों की। क्या समझ नहीं आया उसको पूछो उससे। आगे चलो। पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड इज वॉइड। और वॉइड कौन सा वाला होगा सर? वॉइड जब भी हो तो अपने आप से सवाल पूछो, भले बुक में लिखा हो या नहीं लिखा हो। वॉइड एब इनिशियो है कि बाद में वॉइड होगा? तुम बताओ, क्या सेंसिबल बात है? एब इनिशियो, सेंस से ही समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। इस टॉपिक का ये आज का अपन ये आखिरी पार्ट और पढ़ लें। कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन। मैंने कहा था 3 ग्राउंड पे हम कैपेसिटी पढ़ेंगे, एक एज पे, एक मेंटल एबिलिटी, साउंडनेस। सेक्शन 12 में हमने उसकी कहानी पढ़ ली। 2 ग्राउंड पे टिकी है, अंडरस्टैंडिंग और रेशनल जजमेंट। रेशनल जजमेंट रिगार्डिंग इंपैक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट। पढ़ोगे तो सीखोगे, बोलोगे तो सीखोगे, नहीं तो नहीं सीखोगे। तीसरे टाइप के लोगों में मैंने कहा था डिस्क्वालिफाइड लोग हैं या नॉट डिस्क्वालिफाइड। नॉट डिस्क्वालिफाइड बोलोगे तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, और डिस्क्वालिफाइड लोगों के साथ अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा। समझ के बोलोगे तो अपने आप समझ जाओगे नॉट डिस्क्वालिफाइड बोलना है कि डिस्क्वालिफाइड बोलना है, और उसका सेंस बनना चाहिए स्टेटमेंट में। बिसाइड माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये लाइन तो बेकारी है। देयर आर ऑल्सो अदर पर्सन, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो क्या होंगे? बोलो बोलो। डिस्क्वालिफाइड हो। एक सेकेंड, ये फिर सो गया है, इस पर ध्यान नहीं दिया। यस, तो यहां लिखा है स्क्रीन दिख रही है ना तुमको? वो कह रहे हैं डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। इन 2 के अलावा कुछ और लोग भी
और भी लोग होते हैं जो डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट पार्शियली और होली, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट बाय सच पर्सन आर वॉइड। और डिस्क्वालिफाइड है तो ऑब्वियसली अगर उन लोगों के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किए तो वॉइड हो। तो अपार्ट फ्रॉम माइनर एंड अनसाउंड माइंड वाले पर्सन, अपार्ट मतलब इन दो के अलावा और कौन लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। इनकम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस, हो सकता है वो उनके पॉलिटिकल स्टेटस की वजह से इनकैपेसिटी में चले गए, कॉर्पोरेट स्टेटस की वजह से या लीगल स्टेटस की वजह से, या तो पॉलिटिकल ग्राउंड पे, कॉर्पोरेट के ग्राउंड पे या लीगल ग्राउंड पे। उसके बाद भी क्या लिखा है, एटसेट्रा। ये सिर्फ क्या लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल। नीचे जो हम पढ़ रहे हैं ये एग्जाम्पल है, इतने ही होते हैं ऐसा नहीं, कैटेगरी समझ लो। हर वो व्यक्ति, मैंने तो उसका सेंस समझा दिया तुम्हें, जिसपे इंडियन लॉ इंपोज नहीं किया जा सकता, कायदे से उनको ये लाइन लिखनी चाहिए। ऑल दोज पर्सन, ऐसे लिख लो, तुम लिख लो, ऑल दोज पर्सन्स ऑन whom Indian law can't be imposed। प्रेशर से तुम इंपोज नहीं कर सकते, मतलब इंपोज का मतलब वही हो गया ना, इन्फोर्सिबल नहीं है उन पे इंडियन लॉ। अब जिस पे इंडियन लॉ इन्फोर्सिबल नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, वाइड। एग्जाम्पल, तुमने किसी फॉरेन सॉवरेन्स या एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट्स, ऐसे जो नाम लेना है वो लेते जाओ, समझ लो, किसी फॉरेन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में बैठे हैं, उन सबके लिए ये नाम है। डिपेंड करते हैं, सबके अपने अपने फंक्शन होते हैं, उस हिसाब से कुछ लोग डिप्लोमेट्स कहलाते हैं, कुछ लोग एम्बेसडर्स कहलाते हैं। एम्बेसी अलग है, डिप्लोमेसी अलग है, समझ रहे हो ना, तो फर्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर इंडिया के लॉ नहीं लगते। एलियन एनिमी, एलियन भी और एनिमी भी। एलियन का मतलब है जादू, एलियन मतलब जिसपे इंडियन लॉ की पेरिफेरी में जो नहीं आता, जो बाहर का है, वो एलियन हो गया। पर केवल एलियन होने से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिया क्या, एनिमी भी जुड़ा है, कॉम्बिनेशन चाहिए। पाकिस्तान सीधा एग्जांपल अपने लिए तो याद रह जाएगा, वो एलियन भी और एनिमी। कॉर्पोरेशंस एमएनसीज होती है बड़ी बड़ी, है ना। अमेरिकन कंपनीज के पीछे तुमने पीछे लिखा हुआ देखा, जैसे अपने यहाँ पे लिमिटेड लिमिटेड लिखते हैं, वहां लिखते हैं आईएनसी, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेट होती है वो बॉडी, वही कॉर्पोरेशन वर्ड। कॉन्विक्ट्स, जिन पे ऑलरेडी सजा है। इंसॉल्वेंट्स, अरे जो ऑलरेडी दिवालिया हो गया वो क्या परफॉर्मेंस करेगा, तो ऐसे सारे लोग। और उसके बाद भी क्या है, एटसेट्रा। मैंने तो तुम्हें सेंस समझा दिया नीचे। तो माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, ऊपर लिखाया था मैंने, एनी लॉ। कोई डाउट? ये तीन कैटेगरी के लोगों के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड एब इनिशियो। माइनर अभी पूरा खत्म नहीं हुआ और एक दिन में मैं उसको रटाऊंगा भी नहीं, केवल दो बातें सिखाई आज। जनरल रूल, एक चलता जनरल रूल और एक होते एक्सेप्शन। माइनर का एक्सेप्शन भी है, वो भी सुन के जाओ अभी। जनरल रूल, कॉन्ट्रैक्ट योर एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। सर ये क्यों अल्टरनेट कर रहे हो, एग्रीमेंट भी बोल देते हो कॉन्ट्रैक्ट भी बोल देते हो। एग्रीमेंट और वॉइड एक साथ बोला मतलब बात कॉन्ट्रैक्ट की हो रही है ना। एग्रीमेंट और वैलिड एक साथ बोला मतलब बात कॉन्ट्रैक्ट की हो रही है ना। ये वैलिडिटी और वॉइड की डेफिनेशन क्या थी, एनफोर्सेबल बाय लॉ और एनफोर्सेबल बाय नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसलिए बुक भी बोले तो बुरा नहीं मानना, वो बात कॉन्ट्रैक्ट की कर रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? जनरल रूल, माइनर के साथ एग्रीमेंट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, बात खत्म। एक कहानी और पढ़ी आज। माइनॉरिटी के दौरान, ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, जो एग्रीमेंट किया गया था वो रेटिफाई नहीं हो सकता इवन अटेनिंग ऑन मेजॉरिटी। और उसका बेस्ट एग्जांपल था कि पुराना एक प्रोमिसरी नोट को रिप्लेस करके तुम नया भी बनाओगे तो भी वो वैलिड नहीं है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक्सेप्शन जो मैंने अभी है वो लिखा है, अभी मैंने दिखाया नहीं तुम्हें कहां लिखा है।
अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए जिसमें माइनर केवल बेनिफिशियरी है, उसे कुछ परफॉर्म करना ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। हर चीज, ये लॉ लिखे हुए ना, इसके पीछे कोई स्पिरिट है। स्पिरिट का मतलब आत्मा नहीं, इंटेंशन, कोई थिंकिंग है। लॉ कैसे बनता है? हमारी नीड को पूरा करने के लिए हम लॉ बनाते हैं। कोई जरूरत होती है हमारी, कुछ नेसेसिटी होती है, रोड पे चलना है, जरूरत है। नियम नहीं बनाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है, तो क्या होगा? दिक्कत आ जाएगी। बिजनेस करना है, एक बिजनेसमैन चाहता है मैं लोगों से पैसे लूं, उनके पैसों से बिजनेस करूं, तो भैया नियम बनाने पड़ेंगे। ऐसे तो अपने अपने तरीके से लोग पैसे लेंगे, लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे। तो कंपनीज एक्ट बनाया, बोले इस टाइप के बिजनेस को कंपनी बोलेंगे, फिर ये करना पड़ेगा। तो जैसी जरूरतें बनती जाती हैं वैसे ही हम नियम बनाते जाते हैं सारे। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी क्यों बना? दो लोग आपस में एक एग्रीमेंट करना चाहते थे, वो वैलिड करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हमें लीगल बैकिंग हो, हम कोर्ट में जाके अपने मसले सुलझा पाए। तो ये इसलिए उन्होंने एक नियम बना दिया, बोले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको फॉलो करो। माइनर को ये कैपेसिटी के नाम पे माइनर को बाहर क्यों किया? अभी ये दो शब्द सीखे, उसके पास यही दो चीजें तो नहीं है जो साउंड माइंड में लिखी हैं। क्या नहीं है सर? उसके पास रैशनल जजमेंट कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना अच्छा और बुरा सोच सके, इंपैक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट सोच सके। उसको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है? इसी ग्राउंड पर उसके पास रैशनल जजमेंट की कैपेसिटी हम नहीं मानते। 31 मार्च तक नहीं थी, 1 अप्रैल को जैसे ही वो उठा, उसके दिमाग में आया टिंग, चालू हो गया हूं मैं आज से। तो हम मानते 18 साल का होते से आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं उसके बाद, है ना। लाइसेंस भी कब देंगे? ड्राइविंग लाइसेंस पक्का वाला 18 ईयर में। कार का तो मिल गई तब, 2 व्हीलर का शायद अभी वो दे देते हैं लर्निंग 16 में, पर पक्का वाला तो 18 के बाद ही मिलेगा। तो सारी चीजें टिकी है कि इसके पास रैशनल जजमेंट तब आता है। इसी ग्राउंड पे हमने उसको बोले ये अपना नुकसान कर लेगा, किसको बचा रहे? अच्छा, रोड पे माइनर को गाड़ी नहीं चलाने दे रहे तो लोगों को नहीं, हम सबसे पहले बोलते हैं हम उसको खुद बचा रहे, हाँ या ना। लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसका कोई नुकसान होने की गुंजाइश ही नहीं है, तुम तो केवल उसको बेनिफिशियरी बना के बैठे हो, तो लॉ ने कहा हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब करो कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड है। और अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लो और वो माइनर को तुमने वो बेनिफिट नहीं दिए जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट में बोले, तो वो जाएगा कोर्ट और अपने बेनिफिट डिमांड करेगा और तुम्हें देने पड़ेंगे क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। कुछ सुना क्या बोला मैंने? और अगर उसकी परफॉर्मेंस का केस आ गया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उसको भी परफॉर्म करना है तुमको भी, भूल जाओ, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है और वो तुम्हें कोई ना परफॉर्म करके देगा, और अगर तुमने उसको पैसे दे दिए तो वो खा भी सकता है, वो वापस भी नहीं देगा। यही तो केस स्टडी आज पढ़ी हमने। 8,000 रुपए भूल जाओ, तुमने कॉन्ट्रैक्ट करा क्यों? वो प्रॉपर्टी तो उसकी ही है, वो तो गिरवी हुई नहीं, और वो 8,000 जो तुमने दिए उसको भी अब तुम हो गए रिकवर इजीली, बचे कुचे हो गए तो दे देंगे, तुम उसको पर्सनली लायबल नहीं बना पाओगे कि वो जिम्मेदार है तुम्हारे 8,000 देने के लिए, नहीं है। तुमको मैं भड़का नहीं रहा हूं कि तुम किसी के साथ फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट करके तुम बोलो कि पैसे खा जाओ, बात खत्म, कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहां तक कोई समस्या? ये हो गया हमारा, कैपेसिटी की काफ़ी बातें हो गई, और माइनॉरिटी कल मैक्सिमम ख़त्म हो जाएगी। तो ये समझ लो कि हमारा ये टॉपिक इतना ही है, 2